तो जो ये सुनारी वाली सर्जरी है जिसके अंदर घुटना बदला जा रहा है, अब मैं आपको बताऊं, मैं एम्स का डायरेक्टर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। संवाद लाइव के इस खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। लगातार जो लाइफस्टाइल है, बदलती लाइफस्टाइल और रोज़मर्रा की दिक्कतों के बीच में जो एक सबसे बड़ी बीमारी उभर रही है वो है कैंसर। कैंसर को लेकर लोगों के मन में कई तरीके की भ्रांतियां हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी, जो भोपाल एम्स के फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं और पिछले 35 वर्षों से कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट की सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद लाइव पर। डॉक्टर साहब, आपने एक किताब लिखी है, अच्छे इलाज के 51 नुस्खे। जी। कैंसर की लोग बात करते हैं, बाकी जो मर्ज हैं, टीबी है या हार्ट की बीमारियां, उस पर लोग बात करते हैं, लेकिन किताब में भी आपने इसका जिक्र किया हुआ है इस किताब में। जी, पूरा एक इसमें अध्याय है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा ये एक किताब है, एक अच्छे इलाज के 51 नुस्खे, डॉक्टर साहब ने लिखी है और अजय कुमार अग्रवाल साहब हैं जिन लोगों ने मिलकर इस किताब को लिखा है, जिसमें कैंसर की बीमारी का इलाज, किस तरीके से कैंसर होता है, इसके बारे में तो इसमें जिक्र किया गया है। साथ में किस तरीके के हॉस्पिटल्स में आपको इलाज कराना चाहिए, कैसे डॉक्टरों से आपको इलाज कराना चाहिए, आपके राइट्स क्या हैं इलाज के समय, इसके बारे में भी इसमें विस्तार से डॉक्टर साहब ने लिखा है। हम इस पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहला तो सवाल ये है कि जो आपने किताब लिखी है अच्छे इलाज के 51 नुस्खे, ये लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? जी जितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करता हूं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं, अच्छे इलाज के 51 नुस्खे, एक डॉक्टर के कर्तव्य होते हुए नुस्खे लिखते थे हम लोग, लेकिन मरीज कहता था कि डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करिएगा। तो चूंकि अच्छा इंसान अच्छे डॉक्टर के साथ ही पाला पड़ा और कोशिश जीवन में यही की कि अच्छा इंसान अच्छा डॉक्टर बनूं, तो हमेशा प्रयत्न होता था कि जो मरीज मेरे द्वारे आया मैं उसका अच्छा इलाज करूं। तो ये आपके लिए किताब है, अर्थात जो लोग कभी, भगवान न करे किसी को डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, पर खुदा न खास्ता आपको अपने लिए या अपने रिश्तेदार के लिए डॉक्टर को ज़रूरत पड़े, तो ये किताब बड़ी हैंडी होगी आपके लिए। ये किताब के वो 51 नुस्खे हैं जो नुस्खों के पहले के नुस्खे हैं, जो एक व्यक्ति को आने चाहिए जिससे वो एक अच्छा इलाज मुहैया करने में, एक अच्छा इलाज पाने में समर्थ हो जाए। हृदय एक पंप है जो बॉडी के अंदर पंप कर रहा है, तो ये जो खून की नलियां ब्रेन में जा रही हैं, पैरों में जा रही हैं, हाथों में जा रही हैं, तो ये डेड एंड है, मतलब इसके बाद खून की नली खोपड़ी के ऊपर तो कहीं जाएगी नहीं। ये ब्लॉक हो गई तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है। हार्ट के अंदर जो खून जा रहा है साहब, वो तो हार्ट की लटका हुआ पंप है, वो ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक हो जाता है। पैर में जा रहा है तो पैर अटैक हो जाता है। तो इनको वैस्कुलर एक्सीडेंट्स कहते हैं, जो असामयिक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। 60% डेथ जो होती है वो वैस्कुलर एक्सीडेंट से होती है। हेल्थ को कैसे प्राप्त करें? हेल्थ देखिए घर बैठे नहीं आती है। हेल्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयोजन करना पड़ेगा। घर आप बैठे रहेंगे तो कोई बीमारी आ जाएगी। और सर, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अच्छे चिकित्सक की पहचान, रोगी अधिकार और अच्छे अस्पतालों को कैसे पहचानें, क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं सर, ये आज के समय में सबसे ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल। और ख़ासकर उन मरीज़ों के लिए जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो सर ये कि अच्छे चिकित्सक की पहचान कैसे करें, क्योंकि सबसे पहले होता क्या है कि जब, जैसे आपने कहा, जब एक्सीडेंट हो जाता है उस समय पे या कभी कोई इमरजेंसी में जो पास के हॉस्पिटल होते हैं, जनरली लोग वहीं प्रेफर करते हैं। तो क्या उस समय पर इमरजेंसी को देखते हुए क्या मरीज़ को थोड़ा और समय लेके अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या इलाज के लिए किस तरीके के डॉक्टर की पहचान की जा सकती है? कठिन प्रश्न भी है और इस प्रश्न को उत्तर देने की पूरी चेष्टा की है इस अध्याय में, जो अध्याय आपके पुस्तक में खोल के पढ़ रहे हैं। देखिए, एक तो अंग्रेजी थोड़ी सी बोल लें, द वर्ल्ड गोज अराउंड। एक आपकी एक रेपुटेशन होती है, परिवार की रेपुटेशन होती है। आप शादी ब्याह रचाते हैं तो पूछते भाई परिवार की ये लड़ाकू तो नहीं है, इनका रहन सहन कैसा है। तो एक डॉक्टर के बारे में लोग चाय पे घरों में बात करते हैं। आपके घर में कोई महिला बहुरानी प्रेग्नेंट है
तो बातें होती किस ऑब्स्टेट्रिशियन के यहाँ जाना है, कहाँ बच्चा कराना है, उनका व्यवहार ऐसा है, और ये बातें महिलाएं आपस में करती हैं। तो एक तो बाई वर्ड ऑफ माउथ। अब आप नए आए हैं शहर के अंदर, आजकल लखनऊ में बैठे हैं हम लोग, कारपोरेट शहर हैं, बच्चे हमारे बेंगलोर में काम कर रहे हैं, आपका एक सोशल समाज नहीं है, आप पुराने लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज वासी नहीं हैं, आपका एक मिलियन नहीं है। तो अब आप जानते हैं इंटरनेट एक मीडिया है, लोग उसके ऊपर अपने रिव्यूज़ लिख देते हैं, उसमें रिव्यू में कोई नाराज़ हो गया तो गंदा रिव्यू लिख दिया। पर जो होशियार लोग हैं, कंप्यूटर सावी लोग हैं, आप जैसी हमारी नई जनरेशन है, वो समझती है कि 10 रिव्यू में 8 रिव्यू है तो 2 रिव्यू लिखने वालों की भी प्रवृत्ति होती है जिनके अंदर, तो वो रिव्यूज़ देख लेते हैं। आप फिर एक क्वालिफिकेशन होती है डॉक्टर की, भाई अगर इतना किसी ने पढ़ाई की है, जेन्युइन पढ़ाई की है, तो वो यहाँ तक पहुँचा है तो कुछ पहुँचा ही है। अगर तो आप उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज, आप जब जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं तो उसकी बात करने का तरीका, फिर एक अच्छा कुशल डॉक्टर आपकी बात सुनता है ना, जिसको कहते हैं कि उसके बड़े बड़े कान होते हैं, वो आपकी बात सुनता है और आप उसकी टोन से उसकी संवेदनशीलता को पहचान लेते हैं। और दूसरा ये है कि भाई डॉक्टर को अगर आप इलेक्टिव सिचुएशन में जा रहे हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में जा रहे हैं, तो एक सेमी इमरजेंसी, एक डेमी इमरजेंसी और एक इलेक्टिव है कि भाई ब्लड प्रेशर हो गया है, बहू प्रेग्नेंट हो गई है, हमको ऑब्स्टेट्रिशियन ढूंढना है, या ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है, हमको बाबूजी के लिए, बड़े भैया के लिए डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का डॉक्टर ढूंढना है, तो आप रिसर्च करके आराम से रिव्यू लेके, और फिर आपको ये देखना है कि हमें वन ऑफ जाना है, एक हमको कान में छेद कराना है, या हमको एक कान सिलवा के आ जाना है, कि हमारा रिपीटेड विजिट है, बार बार डायबिटीज़ होगी, तो उसके अंदर फिर आपको घर के निकट होना चाहिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत तुर्रम खां हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत तुर्रम खां हैं, अच्छे डॉक्टर, लेकिन आपको उपलब्ध नहीं है, ये दूरी बहुत है, ये दूरी बहुत है, और आपकी रीच में नहीं है जल्दी मौके पे मौके आपके मन में, देखिए मरीज के मन में नॉन डॉक्टरी बातें भी आती हैं, नेगेटिव थॉट भी आते हैं, तो कम से कम कभी सुन तो ले वो डॉक्टर। बहुत सारी आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, आप अपनी बात खाली कह लेंगे मुझसे। सर उसी के साथ में इसमें एक चीज़ है कि अच्छे अस्पताल को कैसे पहचानें, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी हाल में कोविड का एक फेज़ गया है कुछ साल पहले ये भी, तो उसमें हम लोगों ने कई स्टोरीज़ भी की, कई बार हॉस्पिटल्स की शिकायतें भी लोगों ने की कि जब ऑक्सीजन की दिक्कतें थीं तो एक ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ले लेना, ये सब चीज़ों पे एक दिक्कतें आती हैं हॉस्पिटल्स की खासकर। तो उसके लिए किस तरीके से मरीज को या तीमारदार को देखना चाहिए कि हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए और उसकी पहचान कैसे करें? देखिए अस्पताल बहुत अच्छे बड़े भारतवर्ष अब में आप जानते हैं कि पिछले 10-20 साल में एक जैसे टेलीविज़न का रेवोल्यूशन हुआ, पत्रकारिता का रेवोल्यूशन हुआ, एक हॉस्पिटल रेवोल्यूशन हुआ। एक 15 नाम आ गए, मैक्स अस्पताल, फोर्टिस अस्पताल, मेदांता अस्पताल, अपोलो अस्पताल, मणिपाल अस्पताल, और ये HCG अस्पताल, और ये कॉरपोरेट सेक्टर के अस्पताल आ गए। इन्होंने अपने, अपोलो ने शुरुआत की थी, अपने स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड में प्रोवन कर दिया, और इन अस्पतालों में केवल भारत के ही नहीं, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, मिडिल ईस्ट से मरीज़ आते हैं। अगर आप दिल्ली और चेन्नई और बम्बई और अब तो लखनऊ के अस्पतालों के अंदर आते हैं। फिर गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने पहले एक अकेला न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलके ऑल इंडिया, और राजकुमारी अमृत कौर जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में बनाया था। फिर आपने अभी बताया कि मैं पहला डायरेक्टर था जब मैंने 6 एम्स को क्लोन किया, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश। और ये माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि भाई जैसे IIT क्लोन हुए, कि एम्स का जो एक कहते हैं कि एक उस की रेपुटेशन बिल्ड हो गई है, तो उस रेपुटेशन के ऊपर, उस मॉडल के ऊपर वैसे ही एम्स अन्य शहरों में बनाया जाए। अब तो 21-22 एम्स हो गए। तो पहले 6 एम्स बनाने का, पहला डायरेक्टर बनने का सौभाग्य मुझे मिला, भोपाल में मैं था। और जो एम्स बने, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि भाई हमारे यहाँ श्री लोकपति त्रिपाठी जी थे उस टाइम पे, कि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाएंगे हमारे यहाँ। साहब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पहले हुआ था, जहाँ मैंने 34 साल शिक्षण किया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज
कॉलेज में, फिर उन्होंने कहा नहीं साहब अलग कैंपस बनेगा, तो उतरठिया में लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर तेलीबाग के आगे 800 एकड़ हमको मिला लैंड साहब, वहाँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाया, चंडीगढ़ वालों ने पीजी इंस्टीट्यूट बनाया, बिहार वालों ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाया, आंध्रा वालों ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाया, केरल वालों ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाए, बाद में कुछ टेक ओवर हो गए, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पांडिचेरी के अंदर पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बना दिए। तो ये लगभग एक्सपांसिव हॉस्पिटल्स थे जो कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आए, और ये हॉस्पिटल्स में गुणवत्ता है, इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बाद होते हैं, इनमें एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको लेवल ऑफ केयर और इनकी एथिक्स बहुत हाई स्टैंडर्ड है, ज़रूर मिलेगी अगर आप इनमें जा रहे हैं। पर ये अस्पताल अधिकांश चाहते हैं कि इनके पास, जैसे अभी मेरे पास जो मरीज़ आप आने से पहले उनको खाली गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, तो पोस्ट ग्रेजुएट भाई देखिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन तो बाहर शहर में 400 सर्जन बैठे हैं, हम लोग लंबे ऑपरेशन करते हैं, अब गॉल ब्लैडर और ये सब करने लगेंगे फोड़ा फुंसी, तो हमारा समय उसी में भी ना कि वो कर सकते हैं। तो उनका एक मैंडेट है। तो मान लीजिए आपका एक मैंडेट है कि आप जो है विदेशी समाचार करते हो, तो आप शायद शहर के समाचार नहीं उठाएंगे, और आपका पेज 3 का मैंडेट है कि भाई हमें शहर का समाचार उठाना है, तो हम ये वाला कर लेंगे। तो वो उनका एक मैंडेट है, और उस मैंडेट के तहत वो कार्य करते हैं कि भाई हमको बड़े केसेस करने, भाई लोगों को गुर्दे का ट्रांसप्लांट भी चाहिए, किसी को आँख का ट्रांसप्लांट भी चाहिए, एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो जिगर को साफ, तो इनके तो वो अस्पताल अच्छे हैं। अब नॉर्मल आपके सवाल का जवाब दें कि देखिए जो अस्पताल में साफ सफाई हो, आजकल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बन गई है जो NABH एक्रेडिशन कर रही है अस्पतालों का, और जो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है उन्होंने मेहनत की है, चूँकि NABH एक्रेडिशन में अभी बेईमानी नहीं है, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आज के जो एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं वो अच्छे हैं, वहाँ रोगी अधिकार लिखे होने चाहिए, उनका जो स्टाफ बैठा है, रिसेप्शन, आप सबसे पहले तो रिसेप्शन पे ही जाओगे, वो अच्छा होना चाहिए, आपके जो डॉक्टर जिनसे आप खुश हैं, हो सकता है वो उसी अस्पताल में बैठते हो, नेचुरली अगर वो अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी परिवार का उनसे व्यवहार है 8-10 साल का, तो आप उस अस्पताल में जाएंगे ही जाएंगे। अस्पताल के अंदर जो बिल बनता है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्राय लिखा होना चाहिए भाई ये बेड चार्ज हैं जनरल वार्ड के, ये प्राइवेट रूम के, ये डीलक्स के, ये मेरे यहाँ चार्जेस हैं, मेरे यहाँ दवाएं MRP पे मिलती हैं, MRP से 20% डिस्काउंट पे मिलती हैं, तो एक्सेसिव बिल बनने का कोई स्कोप नहीं होता है। अब मरीजों में देखिए कहाँ पे लोग बिल में एक्सेसिव लगा देते हैं, ये किताब सिखा देगी आपको। जैसे ऑक्सीजन है, उसके चार्ज कहीं नहीं डिफाइंड है, अब कहीं पे ऑक्सीजन जो है मान लीजिए 200 रुपये घंटा, एक ने उसको 500 रुपये घंटा लगा दिया, अब 3 घंटे ऑक्सीजन लगेगा, आपको मालूम पड़ा 1500 रुपये ऑक्सीजन में निकल गए। तो वो एक थोड़ा सा ज्ञान किताब से ले लीजिए कि कहाँ पे बिल के अंदर जिसको कहते हैं घुच्ची मारी जा सकती है, वो उससे आप बच जाइए, और उस पर आप हल्का सा तलख रुख अख्तियार कर लीजिए बिलिंग सेक्शन में जाके कि साहब ये तो बिल आप साहब गलत बना रहे हो, कहिए अपनी बात को, कहिए अपनी बात को। डॉक्टरों की फीस हिंदुस्तान में 500 से लेके 1.5 बड़े से बड़े डॉक्टर, बम्बई में बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर, कंसल्टेशन फीस, आज अखबार में साहब मैं सुबेरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की कंसल्टेशन फीस पढ़ रहा था, उनकी तो 15 लाख और 20 लाख लिखी हुई, उन्होंने एक सेशन कंसल्टेशन के 20 लाख रुपए ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं। पर बड़े से बड़ा डॉक्टर जिसने शायद देश के प्रधानमंत्री का इलाज किया हो, देश के राष्ट्रपति का इलाज किया हो, जो नामी ग्रामी डॉक्टर है, वो गरीब को भी उपलब्ध है। और मैं नहीं जानता कि लखनऊ में कोई डॉक्टर 2000 रुपए से ज़्यादा कंसल्टेशन फीस लेता हो, और 45 मिनट 1 घंटा मज़े से मरीज देखता है। तो मैं खुद 1000 रुपये फीस लेता हूँ, और मैं भी 40 मिनट 45 मिनट और जितनी आवश्यकता है मरीज को उतना समय देता हूँ। तो बम्बई के भी 500 से 2000 कंसल्टेशन फीस है, चाहे अपोलो की चाहे मेदांता की, और वो एक कंसल्टेशन फीस डिफाइंड है। और रूम रेंट जो है साहब, वो कोई कमरा जो है 5 सितारा होटल से महंगा नहीं किसी अस्पताल में, जबकि कमरों की गुणवत्ता 5 सितारा के बराबर है। 5 सितारा होटल में लखनऊ में ताज होटल के अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये का कमरा मिल जाएगा, बम्बई में 25,000 रुपये का मिल जाएगा, डीलक्स सूट जयपुर में 1.5 लाख रुपये रोज के मिल जाएंगे। ऐसा कोई कमरा किसी अस्पताल में नहीं है साहब। 3000 से लेके 5 छोटे नर्सिंग होम में 2000 3000। तो ये जो ओवर बिलिंग है वो एक तो मरीज के माइंड में है जी कभी कभी। और डॉक्टरों की फीस देखिए, किसी डॉक्टरों की फीस तो ऐसे है कि आप कहेंगे कि साहब मुझको अपना चूरन अमिताभ बच्चन जी से बिकवाना है,
तो आपके चूरन को एडवर्टाइज करने के लिए अमिताभ बच्चन 4 करोड़ मांग लेंगे। आप बहुत हैंडसम है अवस्थी जी, आपसे कह देंगे ये चूरन खड़े होके, आप हो सकता है 40,000 के अंदर उस चूरन की बड़ाई कर दें टेलीविजन पे। तो आप बड़े डॉक्टर से नचवाएंगे, काम कराएंगे तो थोड़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। फिर आपको क्यों कहना है कि साहब मैं बड़ी फीस दे रहा हूँ। अगर ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन देखिए, मैं ये जानता हूँ कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन सीतापुर जिले में 30,000 का हो जाता है, सीतापुर से लखनऊ में आओ 40,000 का हो जाता है, यहाँ से उठ के मेदांता में जाओ 60,000 में हो जाता है, मेदांता से उठ के दिल्ली जाओ लाख रुपए में हो जाता है। सेम ऑपरेशन उसी गुणवत्ता से। तो ये ऐसे ही है जैसे स्कूलों की फ़ीस होगी। सीतापुर में प्राइमरी स्कूल के बच्चे की फ़ीस 2,000 रुपये महीना होगी, लखनऊ में 4,000 रुपये महीना होगी, दिल्ली में 8,000 रुपये महीना होगी, बम्बई में 12,000 रुपये महीना होगी। शिक्षा वही होगी। नहीं, लेकिन सर हाल में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल में, नाम नहीं हम लेंगे, उन्होंने इलाज की जब बात की तो उनको एक सर्टेन अमाउंट बताया गया कि इसमें हम आपका ये पूरा इलाज ये होगा, कुछ लाख रुपए की उन्होंने बात करी। जब वो मरीज़ डिस्चार्ज होता है तो बताए हुए अमाउंट से डबल अमाउंट का उनको बिल दे दिया जाता है। तो अगर आप डिस्प्ले पे आते हैं या बेस्ट से बेस्ट भी इलाज आप दे रहे हैं तो डबल हो जाना, 5 लाख बिल्कुल गलत है 10 लाख सर, हो जाना बिल्कुल गलत है। इसका मैं आपको जवाब दे दूं, ये टेंडेंसी है जिसकी वजह से जो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूं, मेरा प्रोफेशन बदनाम है। मैंने अपने 40 साल में मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं ये कहा है कि अगर मेरे मुंह से निकला कि भाई आपका ये ऑपरेशन 40,000 में हो जाएगा तो मैं मरीज़ को 100 रुपये कम, 1,000 रुपये कम में घर भेजता हूँ, 39,000 में घर भेजता हूँ, 41,000 नहीं होने देता हूँ। और ये एथिक्स मैं ही नहीं, मेरे पिताजी सर्जन थे, मेरे कुछ गुरु थे, उन्होंने अख्तियार की। पर ऐसे लोग होंगे साहब जो 1 का 1.25 करते हैं, 1 का 1.5 भी करते हैं, 1 का 2 भी करते हैं। तो वो फिर आपने पढ़ ही लिया, अच्छे डॉक्टर की पहचान नहीं है। दूसरा इसमें थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि देखिए, मैं जब मरीज़ को, जैसे इलेक्टिव मरीज़ आया, मैं गॉल ब्लैडर का सर्जन हूँ या कोई अपने पत्नी की बच्चेदानी निकलवाने आया, मैंने कहा लगभग 70,000 कम खर्च होगा भैया, 2,000 रुपये कम, 2,000 ज़्यादा, प्राइवेट रूम में इतना, जनरल वार्ड में इतना, और पूरा पेशेंट एसेस करने के बाद कि डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, और दवा जांचों में। और उसमें मैंने कहा देखिए 5 हेड में खर्चा होता है। एक होटल का खर्चा, नर्सिंग होम के अंदर आप भर्ती होते हैं तो नर्सिंग होम रेंट लेता है, जनरल वार्ड में बेड का रेंट लेता है, सेमी प्राइवेट में एक कमरे में 2 बेड का रेंट लेता है, प्राइवेट रूम में लेता है। आप होटल में रुकते हैं, डॉर्मेट्री का किराया अलग होता है, साधारण कमरे का किराया अलग जिस तरीके होता आप सुविधा चाहते हैं दवाएं MRP पे, दवा की दुकान हर अस्पताल में खुली हुई है, जाके MRP पे खरीद लीजिए। जैसे ये पेन खरीदते हैं उस पर दाम छपा हुआ है, आप, और रोगी अधिकार है आपके लिए, मैं बाहर से खरीदूंगा। कोई लोग डिस्काउंट देते हैं, बहुत से लोग डिस्काउंट देते हैं, हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, कोई कोका कोला पे भी डिस्काउंट दे रहा है। अब आपने क्या किया, देखिए देश के कानून को समझिए। कोको कोला जो है, या कोका कोला नाम नहीं लेते, कोई ड्रिंक ले लेते हैं, को आपने कैन में खरीदा तो ठेले पे खरीदा तो भी 20 रुपए का है। उसको आपने, अगर आपने उसको हवाई जहाज में खरीदा तो 100 रुपए का हो जाता। उसको आपने मसूरी में जाके किसी पहाड़ के चट्टान पे टॉप पे खरीदा तो 50 रुपए का हो जाता है। उसको आप 4,000 फुट की हाइट पे खरीदेंगे तो वो 500 रुपए का हो जाएगा। उसको निकाल के क्रिस्टल के गिलास में आप होटल में सर्व कराएंगे तो हो सकता है 40 का हो जाए। और वो जो उसको लेके अगर कोई बहुत सुंदर महिला आपके पास बढ़िया कपड़े पहन के वो लाएगी तो वो 4,000 रुपए का भी हो जाता है कोका कोला। तो क्या करते हैं लोग, उनको कोका कोला चाहिए क्रिस्टल के गिलास में, और चाहिए कि कोई उसको चटकीला व्यक्ति लेके आए, तब वो 1 लाख का 2 लाख डॉक्टर कर लेता है। और फिर वो कहते हैं साहब कि पिलाया तो कोका कोला ही और मेरा 2 लाख कर लिया। तो हमने ऐसे कई केसेस को इन्वेस्टिगेट किया। उसमें उनको था कि हमको, हमारे जब रिश्तेदार मरीज देखने आए तो वो सब चटकीलापना आ जाए। तो डॉक्टर भी कहता है ठीक है तुमको चटकीला, और बाद में वो कह रहे होते हैं समाज में बैठ के, तो जब आप तो वही उन्होंने कि साहब कहा तो लाख रुपया था, तो फिर लाख रुपए में फिर आप कोका कोला निकाल के इस ऑर्डिनरी गिलास में नहीं पी रहे थे। तो वो वहाँ पे फिर बीच में उनके रिश्तेदार आते हैं, डॉक्टर साहब कोई कमी ना रहे, बेस्ट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जो आपको, ये अंदर की बात है, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है कि जब एक
नया आजकल क्या है, बायोमाइमेटिक है। आपका घुटना खराब हो गया था, आपने दुनिया का आयुर्वेद सब इलाज करा लिया। अब घुटना बाजार में जो सिरामिक का स्टेनलेस स्टील का घुटना है वो 80,000 रुपए से लेके और 3 लाख रुपए तक का उपलब्ध है। हाउ मेडिका का अमेरिका का घुटना लगा हुआ है 3.5 लाख रुपए का। दांत में भी यही खेल है साहब। आप दांत चीनी आदमी से, चाइनीज से बनवा लीजिए, आप अपने शहर में ज़मीन पे बैठ के ऊपर बनारस के अंदर बाहर बनवा लीजिए, 20 रुपए में वो दांत बना देगा। और दांत 20,000 का भी बन रहा है और 2 लाख का सिरामिक का बन रहा है। उसके अंदर चांदी सोना भरवा लीजिए, सोना भरवा लीजिए। और सोना तो आप समझते हैं वो 19 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, तो दुनिया का दाम बदल जाएगा। तो फिर ये मत कहिए सामने दांत ही बनवाया था उसमें 20 रुपए नहीं लगे। यार भाई, आप दांत जमीन पे बैठ के बनवा लीजिए किनारे। तो ये जो जब कैटरेक्ट के अंदर जाते हैं साहब, ये 20,000 वाला लेंस है, ये 40,000 वाला लेंस है। अब जैसे ये चश्मा है साहब, ये चश्मे में मैंने उसे चश्मे वाले से कहा था ऐसा चश्मा दीजिए। अभी मेरी वाइफ चश्मा बनवा के लाई है, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अब वो उन्होंने इसके ऊपर टेस्टिंग करा दी चश्मे की 12 इंची पे। और वो कंप्यूटर लैपटॉप पे इतनी दूर काम करती है, उस पर वो प्रोग्रेसिव है नहीं। और उन्होंने कहा मैं टीवी देखती हूँ, तो टीवी देखने हो। अब मैंने कहा मैं लेट के टीवी देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, तो मेरा ये प्रोग्रेसिव देखता नहीं, तो मुझे दूसरा चश्मा बनवाना पड़ा। तो अब मैंने जो चश्मा बनवाया मेरा महंगा इसलिए बना कि मैंने कहा मैं मरीज को तो 12 इंच से ऑपरेट करता हूँ, फिर मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, तो मेरे प्रोग्रेसिव के अंदर 60,000 रुपये लग गए और यही प्रोग्रेसिव 10,000 में बनता है। तो जहाँ आपने चटकीलापना शुरू किया, और वो आपको चॉइस देगा जो आपके साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन खड़ा है, आई सर्जन खड़ा है, ये वाला साहब हैप्टिक लेंस है, ये फोल्डिंग लेंस है, ये छोटे से छेद से लग जाएगा। मतलब पेशेंट पे ही आता है, आखिरी में डाला पेशेंट पे ही जाता है कि वो आप क्या चाहते हैं। आप किताब पढ़ लीजिए, आप चाहते हैं क्या है। हाँ, वो तो आप सुनार की दुकान पे खड़े हैं साहब। तो जो ये सुनारी वाली सर्जरी है जिसके अंदर घुटना बदला जा रहा है, अब मैं आपको बताऊं, मैं एम्स का डायरेक्टर था। जो स्टेंट पड़ता है हार्ट में, वो स्टेंट सर 70,000 का भी, 80,000 का भी है, 1.5 लाख का भी। और टेंडर पे जब मैंने एम्स के लिए खरीदा तो 26,000 रुपए में आ गया, चूंकि मैंने अपफ्रंट पेमेंट किया, एक साथ हजारों स्टेंट खरीदे। ग्लूकोज की बोतल है सर, 29 रुपए MRP लिखा हुआ है, इतनी बड़ी आधा लीटर की बोतल। भारतीय सेना मान लीजिए उसको 4 रुपए में खरीद रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का टेंडर 9 रुपए में है। तो भारतीय सेना जब 4 रुपए में खरीद रही तो पूरे साल भर का माल खरीद रही है। उनके शासन से लेके उनका चेन्नई तक उनके अस्पताल है। स्टैगर करके कहती है एडवांस पेमेंट ले लो, हम पे एडवांस पेमेंट है, स्टैगर करके हमको दे देना, FOR में यहाँ सप्लाई कर देना। तो उनका टेंडर 4 रुपए में है। मेरा KGM का टेंडर मैंने जो है 3 बार में पेमेंट किया, 9 रुपए में। कहीं पे साहब कहते हैं कि टेंट पेमेंट करने में जो वेंडर है वो कहता है आप घूस देनी पड़ती है, तो हम तो आपको 9 में नहीं पड़ेगा, 3 रुपए तो आपके साथ 12 रुपए में देंगे। वहाँ 12 का टेंडर जीता हुआ है। तो जब एक ही आइटम आपका 9 रुपए और 12 रुपए में एक ही कंपनी का, एक मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट है, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, दोनों में अलग टेंडर है, आप देख लीजिए, वाइड वेरिएशन इन टेंडरिंग है, इस साल का टेंडर नेक्स्ट साल का टेंडर। तो वो चीज़ों में और ये जो थोड़े बहुत इंटरमिटेंट आइटम है, इनमें बिलिंग बढ़ जाती है। सर, इसमें एक रोगी अधिकार की बात है, पेशेंट राइट, ये तो अब छप गया है सब जगह, ये तो अब वेबसाइट पे है। रोगी अधिकार है कि उसको उसका जो आप बिल बार बार कह रहे हैं उसको उसका बिल ट्रांसपेरेंटली माना जाए। एकदम से ये नहीं होना चाहिए। आप रनिंग बिल मांगिए। आप 20 दिन भर्ती हैं, हिप ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप 7वें दिन 6ठे दिन ऑपरेशन हो गया, अब केवल रूम रेंट चल रहा है, थोड़ी सी दवाएं प्रतिदिन चल रही हैं, तो आपके लिए आप 6 दिन तक का एक हमें रनिंग बिल अप्रॉक्सीमेट दे दीजिए। आप मकान बनाते हैं, आप रनिंग बिल देते हैं, बिल्कुल। तो रनिंग बिल क्यों नहीं लेते आप? एट द एंड ऑफ द डे आपने एक एडवांस जमा कर दिया, फिर जाके सेटल कर रहे हैं, फिर झगड़ा कर रहे हैं। रोगी अधिकार है। कई बार अक्सर तो देखा गया, हम लोग भी कई बार खबर करते हैं कि बॉडी को रोक लिया जाता है। आप बॉडी चौथे दिन 5वें दिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल तो अक्सर इसी में आ जाते हैं। ये बॉडी रोकने वाली कहानी अगर आप फिर समय परमिट कर रहा है तो मैं बोल दूं ये क्या कहानी है। इसमें सर क्या होता है कि इसके अंदर 2 भाई 1 बहन है मान लीजिए, और एक पिताजी हैं जिनका की जघन्य चिकित्सा क्रिटिकल केयर चल रही है। एक भाई जो बड़ा है या छोटा है, जो जिनके साथ पिताजी रहते हैं। एक भाई मान लीजिए कि बेंगलोर से आया हुआ है, वो जो है महीने का 5 लाख 10 लाख कमाता है। एक बहन सिंगापुर से आई हुई है या अमेरिका से आई है, जो महीने का 20 लाख कमाती है। अब क्या होता है कि पिताजी क्रिटिकली इल है, अस्पताल में भर्ती है,
और जो भाई क्लर्क रिटायर्ड है, जो बाबूजी की टट्टी पेशाब उठाता है, जिनके साथ बाबूजी रहते हैं, वो तो हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, साहब अब करिए, अब पापा की 80 ईयर्स एज हो गई है, अब सर क्रिटिकल केयर, अब बस इतना है, इनको बहुत कष्ट ना हो। अब वो बड़ा भाई कह रहा नहीं, उसने 2 लाख रुपए धीरे से भाई को पकड़ा दिए, अस्पताल में रख दिए। उसके बाद उसने फ्लाइट पकड़ी, बेंगलोर चला गया। उस सिंगापुर के सिस्टर आई, उन्होंने भैया 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 करके 4 लाख दे दिए। अब यहाँ इलाज रोकना नहीं पापा का, और वो चली गई अपना मायके, अपने चली गई जयपुर। अब वो क्या हो रहा है साहब, ये मेरे यहाँ बहुत होता है, अब वो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है उन भाई और बहनों से या उन सिबलिंग से जो कि 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए पकड़ा गए और बस चलते रहने देना। अब उसे मालूम है कि प्रोग्नोसिस पुअर है और अस्पताल को इंस्ट्रक्शन वो क्लियर दे नहीं रहे हैं, डॉक्टर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे हैं। इसको साहब एक उर्दू का शब्द है, लखनऊ वाले हैं, आप जुनून से इलाज कराते हैं। मैं मरीज से कहता हूँ जुनून से इलाज ना कराइए, प्रैक्टिकलिटी देख लीजिए, प्रोग्नोसिस पूछ लीजिए, अक्सर क्या होता वही संभावना है। पर तो ये जो जुनूनी इलाज है, इसके अंदर फिर अस्पताल भी भांजी मारता है। वो कहता 20 लाख 30 लाख बिल है और वो जानता है कि पेमेंट करते रहिए इलाज, आप करते रहिए इलाज। तो ये जो आईसीयू चिकित्सा है, इसमें जुनून आपको छोड़ना पड़ेगा, और यही है किताब सिखाती है। मतलब आपको देखना चाहिए कि मरीज की कितनी परसेंटेज चांसेस हैं रिकवर करने के। ये रिश्तेदार को देखना है जी। देखिए, जजमेंट हमारे देश का कानून नहीं है कि हम वेंटिलेटर को बंद कर दें, लेकिन साहब मार्कंडे काटजू जी का जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, और धीरे धीरे जब आपका, अब वो हार्ट डेथ की बात कर रहे हैं जी, है ना, ब्रेन डेथ भी हो गया, हार्ट डेथ नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे उसको स्विच ऑफ करके उसके तरीके हैं। और पेशेंट्स को इस पे देखिए डेथ का चैप्टर लिखा है, और मैं आपके माध्यम से संवाद लाइव के माध्यम से कहूँगा कि मृत्यु को स्वीकारें। मृत्यु दुर्घटना नहीं है, मृत्यु एक घटना है, मृत्यु जीवन ही है, जीवन का एक विश्राम स्थल है या जीवन तो मृत्यु को अस्वीकार कर देने में ये वाली बात आती है। और डेथ के ऊपर कुबलर रॉस की थ्योरी है, और डेथ के ऊपर पूरा चैप्टर हमने लिखा है, क्रिटिकल इलनेस पे और डेथ के ऊपर। और मृत्यु देखिए सबको आनी है, और तो इस पे वो चैप्टर भी अच्छा चैप्टर है। 51 नुस्खों में डॉक्टर साहब से बात हुई कई मुद्दों पर। जो एक मुख्य इस समय दिक्कतें चल रही हैं खासकर कैंसर को लेकर, हम इस पर अब बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कैंसर का हाल में देखा गया है कि ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। एक टाइम था कि हार्ट अटैक के ज़्यादा मरीज थे, हालांकि आज भी संख्या होगी, उसकी भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हाँ, इधर कुछ समय से देखा गया कि कैंसर के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जो एज फैक्टर था एक टाइम तक कि 50-60 के बाद हो रहा है, आज की डेट में एज फैक्टर कोई मैटर नहीं कर रहा है। बिल्कुल, अभी 25-30 साल के लोग मेरे पास कैंसर लेके आए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो आंकड़े हैं और जो बिल्कुल नेशनल स्टैटिस्टिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के आंकड़े हैं, जो आईसीएमआर की बॉडी है, उसने पुष्टि की है कि एक एपरेंट इंक्रीज और रियल इंक्रीज। एपरेंट इंक्रीज है कि भाई मीडिया का ज़माना है, डायग्नोसिस बेटर हो रही है। पुराने ज़माने में कोई व्यक्ति गांव में मर गया, किसी ने कैंसर देखा ही नहीं, गुदाद्वार में कैंसर था, माता जी की डेथ हो गई, ब्रेस्ट में कैंसर था, शर्मा शुर्मी कहीं बात ही नहीं हुई, डायग्नोसिस ही नहीं बनी। तो एक तो ये कि डायग्नोसिस अधिक बन रही है, जिसको कि एपरेंट इंक्रीज इन कैंसर कहते हैं। एक क्या वास्तव में कैंसर ज़्यादा हो रहा है, पर्यावरण हमारा, हम नहीं उसको कंजर्व कर पा रहे हैं, खान पान आचार विचार आहार और पर्यावरण की वजह से क्या कैंसर अधिक हो रहा है, क्या तंबाकू के प्रयोग की वजह से, क्या शराब के व्यसन की वजह से कैंसर अधिक हो रहा है। तो दोनों ही बातें की पुष्टि की गई है भारतीय आंकड़ों में कि एपरेंट इंक्रीज भी है और रियल इंक्रीज भी है। और कैंसर जो है, जो 10 अहम कॉजेज ऑफ डेथ हैं इंडिया में, जिसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ और मेंटल डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक और एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा, इंजरी, पॉइजनिंग, सुसाइड, उसमें कैंसर भी है 10 कारणों में जिसमें असामयिक मृत्यु होती है।
और कैंसर तो देखिए हो ही रहा है। कैंसर केवल पर एक बीमारी नहीं है सर, कैंसर जो है वो करीब 300 बीमारियां हैं कैंसर में। और कभी आप अगली बार मौका देंगे तो कैंसर पे चर्चा करेंगे, 15-20 मिनट उसमें भी लग जाएगा। सर इसमें 2 सवाल हम बस खाली आपसे करेंगे कि आज ज़्यादातर कैंसर में लास्ट स्टेज पे पता चलता है लोगों को, किस तरीके से मरीज को पता करना चाहिए, या अगर कुछ ऐसे लक्षण हो कि उसको फर्स्ट स्टेज में पता चल जाएगी जिससे कि इलाज आसान हो जाए और उसके जीने की उम्र आगे बढ़ जाए कम से कम? जितेश जी, कैंसर 3 प्रकार के हैं। सॉलिड ऑर्गन का कैंसर, ब्लड का कैंसर जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं, और गिल्टियों का कैंसर जिसको लिम्फोमा कहते हैं, और मज्जा का कैंसर यानी कि जो हमारा बॉडी का सीमेंटिंग टिश्यू है जिसको सार्कोमा कहते हैं। तो जहाँ स्टेज की बात होती है वो कार्सिनोमा में होता है कि ब्रेस्ट का कैंसर है जल्दी पता चल जाए, मुख गुहा का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, वो जल्दी कैसे पता चले, उसके क्या लक्षण है। जो ब्लड का कैंसर है उसमें स्टेजिंग नहीं करते, जो लिम्फोमा है उसमें स्टेजिंग नहीं करते, उसमें कमज़ोरी आ जाती है, खून के चिकित्ते आ जाते हैं, पता ही चल जाता है लोगों को। और करीब 30% कैंसर तो यही है, और 40-50% कैंसर केवल टोबैको रिलेटेड है। तो ख़ास तौर से जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनके घर में कैंसर हो चुका है, जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी मुख गुहा को देखते रहें, कोई दांत ढीला हो रहा है, मुंह में कोई अल्सर हो रहा है, कोई घाव हो रहा है, खांसी आ रही है जो रुक नहीं रही है, खांसी में खून आ रहा है, बलगम आ रहा है, वजन कम हो रहा है, उसको ना निगलेक्ट करें। भूख कम हो रही है, खामखा उल्टी शुरू हो गई, एक लंबा सा ज्वर चल रहा है, स्तन में गांठ हो गई, जबड़े में गांठ हो गई, गले में गिल्टी आ गई, ये सब लक्षण हैं। कोई ऐसा घाव जो भर ना रहा हो, कोई ऐसा फोड़ा, ये सब लक्षण हैं जिससे कैंसर की अर्ली पहचान सॉलिड कैंसर की जा सकती है। सर महिलाओं में भी काफ़ी इस समय यूट्रस हो गया, खासकर ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसके पीछे खास कारण क्या मानते हैं आप कि अगर महिलाओं की हम बात करें तो? जी, महिलाओं के 3 बड़े कैंसर हैं सर। महिलाओं में जो सबसे मुख्य कैंसर था वो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ग्रीवा का कैंसर जिसको अंग्रेजी में कैंसर सर्विक्स कहते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसकी अब वैक्सीन आ गई गार्डासिल। अच्छा। और 12-13 साल के बच्चों को, लड़कियों को लग रही है। और अच्छे न्यूट्रिशन से, थोड़े से कम बच्चा पैदा करने से, शादी 18-21 साल के बाद करने से ये कैंसर बहुत स्वतः ही कम हो रहा है विटामिन ए से। ओके। और इसके ये कैंसर घटता जा रहा है, प्रतिदिन घटता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो महिलाओं में क्या है कि देर से बच्चा करने से, बच्चों को स्तनपान कम कराने से, बहुत मॉडर्न लाइफ जीने से, थोड़ा मोटापा ज़्यादा गेन करने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर को आप मेमोग्राम से, हाथ से छू के ब्रेस्ट की जांच करके डिटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो फेफड़े का और वो जो मुंह का कैंसर है महिलाओं में, वो महिलाओं में भी गाँव में ख़ास तौर से और बड़े शहरों में टोबैको की आदत आ गई है, चूइंग टोबैको की आदत आ गई है, गुटखे की आदत आ गई है। हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो हमारे मेट्रोपॉलिटन की महिलाएं हैं, उनमें धूम्रपान की, स्मोकिंग की आदत आ गई है। और इसलिए महिलाओं के अंदर टोबैको रिलेटेड कैंसर अर्थात मुख गुहा का कैंसर, ग्रावी का कैंसर जिसको कि इसोफेगस का कैंसर, स्टमक का कैंसर, फेफड़े का कैंसर इत्यादि, इनका इंसिडेंस बढ़ गया है। बचाव के सर क्या मतलब हो सकते हैं कि किस तरीके की सावधानी बरतें, या कैसा अपना जो जीवन है उसको, लाइफस्टाइल को रखें कि इससे कम बचा जा सके? बिग डेटा एनालिसिस हुई है जितेश जी, जिसको कहते हैं ह्यूज डेटा, जो जैसे टेलीफोन का डेटा, हर एक के पास टेलीफोन है। तो कैंसर से बचने के लिए, देखिए कैंसर बेसिकली जेनेटिक डिजीज है। अब हम 2 दोस्त हैं, मान लीजिए हम लोग एक साथ स्कूल गए, एक साथ कॉलेज गए, एक साथ इंटर कॉलेज गए, एक दोस्त ने सिगरेट पी, एक ने नहीं पी, एक दोस्त ने बीएससी के ज़माने में 18-20 साल की उम्र में कॉलेज से निकले तो सिगरेट पीनी शुरू कर दी, दूसरे ने नहीं शुरू करी। एक ने 40 साल तक सिगरेट पी और दूसरे ने पी, और एक को कैंसर हो गया और एक ने भी उतनी ही सिगरेट पी, उसको नहीं हुआ कैंसर। तो करीब कोई प्रोटेक्टेड होता है, वो जेनेटिकली प्रोटेक्टेड होता है, उतने ही तंबाकू और उतने ही एनवायरमेंटल एक्सपोजर के बाद उस व्यक्ति को या उससे ज़्यादा तंबाकू प्रयोग करने पे भी कैंसर नहीं होता है। तो इसको ऑड्स रेशियो की गणित कहते हैं। और ये गणित जब तक सिद्ध नहीं हुई थी तब तक कोई भी बड़ी बड़ी टोबैको कंपनियां ये लिखवाने को तैयार नहीं थी कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब ये गणित आ गई, जिसके लिए ब्रैडफोर्ड हिल साहब को, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिशियन थे सर ब्रैडफोर्ड हिल, को बड़ा खिताब मिला, और वो पहली बार इस गणित को लाए, ऑड्स रेशियो के गणित, कि उन्होंने जब ये सिद्ध कर दिया कि नहीं तंबाकू
पीने से कैंसर होता है। तो पहली चीज़ तो तंबाकू शराब को त्याग दें। दूसरा ये है कि भाई जेनेटिक डिजीज़ है, तो जो बिग डेटा एनालिसिस है वो यही कहती है कि भाई थोड़ा सा कहते हैं कि टुवर्ड्स एसिडिक अगर एनवायरनमेंट है, इसीलिए थोड़ा एल्कलाइन पानी पीने का रिवाज आया है। और आप देखते हैं आयुर्वेद के लोग कह रहे हैं कि पानी के अंदर आप नींबू डाल लीजिए साहब, पानी के अंदर आप तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, पानी में पुदीने की पत्ती डाल लीजिए, पानी में खीरा काट के डाल लीजिए और ये वाला पानी पीजिए। और एक एल्कलाइन वाटर का ये एक्वागार्ड टाइप आया है वाटर से, उसका 2.5 लाख रुपए का वो एल्कलाइन वाटर दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब एसिडिक। तो जो बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट है वो टुवर्ड्स कैंसर है। कहते हैं शुगर का एक्सेसिव कंजम्पशन, सफ़ेद चीनी का जो एक्सेसिव कंजम्पशन है वो टुवर्ड्स कैंसर है। पर्यावरण जो है जिसके अंदर कहते हैं कि आप बहुत स्मोक वाली जगह में रहेंगे, कंडे के अंदर रहेंगे, आपको धुआं मिलेगा, एस्बेस्टस की इंडस्ट्री में काम करेंगे, कोल माइन में काम करेंगे जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, तो उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। और टोबैको तो मैंने आपको बता ही दिया। और थोड़ा सा कहते हैं मोटापा, अगर आप टूवर्ड्स ओबीज हैं, आपके थोड़ा सा फैट ज़्यादा है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा ये कह रहा हूँ कि मोटापा थोड़ा ज़्यादा है या वज़न ज़्यादा है, तो उनमें भी मोटे लोगों में थोड़ा कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। और बाकी अगर आपकी जो जेनेटिकली प्री डिटर्मिनेशन है, प्रारब्ध, जीन का प्रारब्ध ऐसा है कि बहुत तगड़ा है, तो आप कुछ भी कर लो, अगर कैंसर होना ही है, प्रारब्ध है उसका, जो जीन है, तो वो फिर हो ही जाता है, उसके फिर प्रिवेंशन का कोई तरीका है नहीं। बहुत से ऐसे कैंसर हैं जिनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत, आपकी किताब से तो लोग सीखेंगे ही, और आपसे बात हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर संदीप कुमार जी को, जिनका कहना है कि कैंसर से बचने के जो कारण हैं उसके बारे में तो डॉक्टर साहब ने बताया ही, साथ में जो डॉक्टर साहब की किताब है ये, इसको पढ़ने से काफ़ी हद तक बीमारियों से आप बच सकते हैं और अस्पताल और डॉक्टरों से भी आप सतर्क हो सकते हैं। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।